हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विनोद सर और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2 और जिसके अंतर्गत आज हम टॉपिक्स पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट और सर्किट सिंबल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ और आफ्टर देन हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट और सर्किट सिंबल। तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है कंडक्टिंग और कंटिन्यूअस पाथ होता है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पास होता है। अब एक इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाने के लिए कुछ कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है जिनको हम क्या बोलते हैं, सर्किट कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है आपका कंटिन्यूअस एंड कंडक्टिंग पाथ होता है। ठीक है, कंडक्टिंग पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। अ कंटिन्यूअस एंड कंडक्टिंग पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट होती है सेल की। सेल क्या काम करता है, सेल करता है पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने का काम। और आफ्टर देन हम लगाते हैं इसमें एक बल्ब, ये हम एक रेजिस्टेंस में लगा सकते हैं। और आफ्टर देन हमें क्या चाहिए होता है, एक अमीटर की रिक्वायरमेंट होती है करंट को मेजर करने के लिए। और एक चाहिए होता है हमें वोल्ट मीटर, और एक क्या चाहिए होता है, हमें स्विच चाहिए होता है। ठीक है, अब एक बेसिक सर्किट सिंबल ड्रॉ करेंगे। देखिए ये हमारा हो गया एक बल्ब। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, इसमें एक अमीटर लगा देंगे, और यहाँ पर लगा देंगे एक सेल, और यहाँ पर लगा देंगे एक स्विच, और आफ्टर देन हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, एक वोल्ट मीटर। और करंट कैसे फ्लो होगा, तो करंट कैसे फ्लो होता है वो मैंने इससे पहले के वीडियो में बता रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। तो करंट की जो डायरेक्शन होती है हमेशा कहाँ से कहाँ होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर को होती है। इस तरीके से सर्किट में क्या होगा, करंट फ्लो होगा। तो ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट एक कंटिन्यूअस एंड कंडक्टिंग पाथ होता है जिसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पास होता है। उस सर्किट में कुछ कंपोनेंट लगे होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, सर्किट कंपोनेंट होता है, जैसे कि सेल हो गया, अमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, बल्ब हो गया। क्लियर। नेक्स्ट में पढ़ेंगे सर्किट सिंबल। सर्किट सिंबल का सिंपली मीनिंग हुआ कि जो अमीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है, रेजिस्टेंस होता है, रियोस्टेट होता है, तो ऐसे कुछ डिवाइसेस हैं, तो इनके सिंबल कैसे होते हैं वो हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अमीटर का जो सिंबल होता है, देखो बीच में हम क्या लिख देते हैं, इसमें ए लिख देते हैं। एक टर्मिनल का होता है पॉजिटिव का और एक क्या होता है, नेगेटिव का। सेकंड जो होता है हमारा इसमें क्या होता है, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर का सिंबल, वोल्ट मीटर और मीटर का सिंबल मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ पहले की वीडियो में। तो यहाँ पर जो वोल्ट मीटर होगा हमारा, इसको वी से दिखाते हैं, एक होता है पॉजिटिव का और एक क्या होता है, नेगेटिव का। अगला होता है हमारा गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, देखो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, किसी सर्किट में करंट की प्रेजेंस को मेजर करता है। वैसे गैल्वेनोमीटर का ज्यादा काम होगा, इसके नेक्स्ट जो चैप्टर होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, उसमें इसका ज्यादा यूज होता है। फिर भी हम बताते हैं कि गैल्वेनोमीटर का काम हुआ, जो गैल्वेनोमीटर है किसी सर्किट में करंट की प्रेजेंस को चेक करता है या मेजर करता है। ठीक, तो गैल्वेनोमीटर का सिंबल क्या होता है, इसको जी, बीच में जी लिख देंगे, यहाँ लगाते हैं पॉजिटिव का टर्मिनल और यहाँ क्या लगा देंगे, नेगेटिव का। यहाँ किसी बुक में इसका सिंबल कुछ तरीके से भी बनाया जाता है, ये आपका गैल्वेनोमीटर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आएगा आपका रेजिस्टेंस का सिंबल। रेजिस्टेंस का सिंबल कुछ तरीके से होता है, अभी हम आगे नेक्स्ट ओम्स लॉ में पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट आफ्टर आएगा, इसके बाद हमारा रेजिस्टेंस के बाद आएगा रियोस्टेट। ठीक है, तो रियोस्टेट क्या होता है, रियोस्टेट हमारा एक क्या होता है, वेरिएबल रजिस्टर होता है या वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। इसका काम क्या होता है कि सर्किट में बिना पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज किए रेजिस्टेंस की वैल्यू करता है, चेंज करता है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रियोस्टेट बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या हुआ, वेरिएबल रजिस्टर ही बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल रजिस्टर बोलते हैं। दैट मीन्स कि इसका रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, चेंज होता है, और बिना पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज किया करता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर और रेजिस्टेंस और रियोस्टेट। तो अमीटर का क्या काम, तो अमीटर का काम क्या हुआ, अमीटर किसी सर्किट में करंट को मेजर करता है, वोल्टमीटर वोल्टेज को मेजर करेगा या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, गैल्वेनोमीटर क्या करता है कि सर्किट में करंट के प्रेजेंस को चेक करेगा, और रेजिस्टेंस ये काम करता है वो हम भी आगे पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, और रियोस्टेट क्या होता है, रियोस्टेट क्या होता है, वेरिएबल रजिस्टर होता है जो सर्किट में बिना पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज किए रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करता है। क्लियर। नेक्स्ट आएगा इसमें, नेक्स्ट आएगा हमारा स्विच। देखो स्विच हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है हमारा ओपन स्विच और एक होता है क्लोज स्विच। ठीक है, अब ओपन स्विच का मतलब हुआ कि उसमें से करंट पास नहीं होगा। दैट मीन्स कि कुछ तरीके का, देखो ये और ये आपका ओपन स्विच है, यहाँ
ऐसे बनाते हैं ओपन स्विच को, दैट मीन्स कि अभी करंट पास नहीं हो रहा है, अभी सर्किट ब्रेक है इस केस में ओपन स्विच में। अब क्लोज स्विच कैसा होगा, देखो दैट मीन्स कि ये हो गया और ये आपने यहाँ करंट कर दिया, ये आपका क्या हो गया, ये यहाँ पर मैंने करंट कर दिया, क्लोज स्विच हो गया। या कुछ तरीके से बना सकते हैं इसको, ये देखो बीच में ऐसा लगा दिया डॉट, इसका मतलब क्या है, क्लोज स्विच है, अभी सर्किट में करंट पास हो रहा है, इसका मतलब होगा कि इसमें अभी सर्किट से क्या हो रहा है, करंट पास हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का ओम्स लॉ। ओम्स लॉ सिंपली हमें करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या बताता है, रिलेशन बताता है, या हम ये कह सकते हैं कि जो ओम्स लॉ है वो पोटेंशियल डिफरेंस V और करंट I के बीच में क्या बताता है, रिलेशन बताता है। इट गिव्स अ रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस V एंड अमाउंट ऑफ करंट I। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या बताता है, ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस V और करंट I के बीच क्या बताता है, रिलेशन बताता है। और ये लॉ स्टेट करता है कि जब किसी कंडक्टर के फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर में कोई चेंज ना किया जाए, दैट मीन्स कि अगर किसी कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हम लगाएंगे V, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो भी अमाउंट ऑफ करंट उस कंडक्टर से फ्लो होगा। दैट मीन्स कि इस स्टेटमेंट को हम इस तरीके से लिखेंगे, इफ द फिजिकल कंडीशन of a conductor remains constant, then the potential difference V applied across the conductor is directly proportional to amount of current flowing through the conductor, क्लियर है। तो दैट मीन्स कि अगर किसी कंडक्टर के फिजिकल कंडीशन में कोई चेंज नहीं करेंगे, लाइक टेम्परेचर उसका कांस्टेंट रहेगा, तो उस केस में उस कंडक्टर के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस हम लगाएंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस कंडक्टर से जो भी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा। जैसे मान लो हमारे पास कोई कंडक्टर है जिसके अक्रॉस हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा हुआ है हमारा V, और जो अमाउंट ऑफ करंट उस कंडक्टर से फ्लो होगा वो है हमारा I। तो उस केस में ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग तो V क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, अमाउंट ऑफ करंट I के। लेकिन जब क्या कंडीशन क्या होनी चाहिए, टेम्परेचर आपका क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, फिजिकल कंडीशन क्या रहनी चाहिए आपकी, क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। क्लियर। तो V क्या हो गया आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, I के। अब यहां से क्या होगा, हमारा प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो हमारा क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, तो उस कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा I। तो V इक्वल टू क्या आया, I इंटू R। ये जो R है हमारा, R क्या है हमारा, एक कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को ओम ने क्या नाम दिया, इसका नाम दिया ओम ने रेजिस्टेंस। क्या नाम दिया, रेजिस्टेंस। या इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, और रिप्रेजेंट करेंगे इसको किससे, हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए नोट करिए। दैट मीन्स हमारे पास क्या आया, तो V इक्वल टू क्या आया, I इंटू R। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि V अपॉन I इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, R। इस R का क्या नाम दिया उनने, कांस्टेंट बोला था इस R को, और ये जो R होता है हमारे क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये हमारे क्या हो गया, ओम्स लॉ, V अपॉन I इक्वल टू क्या हो गया, R। जहां पर V क्या है आपका, V है पोटेंशियल डिफरेंस, और I क्या है, I है अमाउंट ऑफ करंट, I है आपका अमाउंट ऑफ करंट। क्लियर। और R क्या हो गया आपका, रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। दैट मीन्स कि ये जो लॉ बताता है, दैट मीन्स कि ये लॉ क्या कहना चाहता है कि पोटेंशियल और करंट की किसी भी वैल्यू के लिए जो भी इन दोनों का रेशियो आएगा हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। दैट मीन्स कि अगर मैं V वर्सेज I का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो कैसा आएगा, देखो अगर हमारा इधर को अगर हमारा वोल्टेज है V और यहाँ अगर हमारा क्या है, करंट I है, तो इस केस में जो हमारा ग्राफ आएगा कैसा आएगा, एकदम स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। दैट मीन्स अगर मान लो वोल्टेज की वैल्यू 2 है तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, और अगर वोल्टेज की वैल्यू 4 है तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8, और अगर वोल्टेज की वैल्यू 3 है तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। दैट मीन्स कि हर केस में अगर आप जब इनका रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/2, और यहाँ भी क्या आएगा 1/2, ये आपका V है, ये क्या है, I है। इस केस में भी रेशियो क्या आएगा, 1/2। तो 1/2 1/2 1/2 क्या है, हर केस में वैल्यू क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है, और इसी कांस्टेंट को क्या नाम दिया उन्होंने, R या रेजिस्टेंस का नाम दिया। तो इस केस में जो इनका ग्राफ आएगा कैसा आएगा, एकदम स्ट्रेट लाइन आएगा। और स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब क्या हुआ कि ओम्स लॉ का वैलिडिटी अगर आपको चेक करनी है तो V वर्सेस आएगा ग्राफ में से क्या होना चाहिए, आपका स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट कुछ पॉइंट और देखते हैं ओम्स लॉ के लिए। तो V अपॉन I इक्वल टू हमारे पास यहाँ से क्या आया, R आया।
तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ आई इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, आई इक्वल टू आएगा, तो यहाँ से अगर मैं आई की वैल्यू निकालूँ तो आई इक्वल टू हमारे पास आएगा V अपॉन आर। दैट मीन्स कि जो करंट है वो डायरेक्टली डिपेंड है पोटेंशियल डिफरेंस V के, और जो करंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, 1 अपॉन आर रेजिस्टेंस के। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप वोल्टेज की वैल्यू को डबल करते हैं, अगर आप वोल्टेज की वैल्यू को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डबल करेंगे तो उस सर्किट में करंट भी क्या हो जाएगा, आपका डबल हो जाएगा। दैट मीन्स कि अगर आप वोल्टेज को बढ़ाते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस को अगर आप बढ़ाते हैं तो करंट की वैल्यू भी क्या होगी, उसमें बढ़ते जाएगी। सेकंड में मैंने कहा अगर आप वोल्टेज की वैल्यू को हाफ कर देते हैं, जैसे मान लो अगर आपने कहा कि वोल्टेज को हाफ कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो उस केस में जो आपकी करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले से हाफ हो जाएगी। ठीक है, नाउ अब बात करेंगे हम रेजिस्टेंस के लिए। देखो अगर आप रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो अगर आप रेजिस्टेंस को डबल करेंगे, देखो अगर रेजिस्टेंस को आप डबल करेंगे दैट मींस आपने रेजिस्टेंस को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, उस केस में क्या होगा, उस सर्किट में करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी हाफ हो जाएगी, करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, दूसरा अगर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को 1/2 करते हैं, मतलब रेजिस्टेंस को कम करते हैं, उस केस में जो करंट क्या हो जाएगा, देखो आर अगर 1/2 होगा, 2 पर जाएगा तो उस केस में करंट आपका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी सर्किट में जो करंट की वैल्यू है वो 2 फैक्टर पर डिपेंड कर रही है, एक उस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है और दूसरा उस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है। क्लियर। और नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, रेजिस्ट करना, अपोज करना। ठीक है, रेजिस्टेंस का सिंपली मीनिंग क्या हुआ कि रेजिस्ट करना या अपोज करना। रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, रेजिस्ट करना। ठीक है, रेजिस्ट करना और अपोज करना। ठीक है भाई, अपोज और रेजिस्ट करना, इसका मतलब हुआ रेजिस्टेंस का। अब अपोज करना है, रेजिस्ट करना है, किसका अपोज करना है भाई, अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी में किसका अपोज होगा, इलेक्ट्रिक करंट का अपोज होगा। तो रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें वो ये करता है कि अपने में से करंट के फ्लो होने का क्या करेगा, अपोज करेगा। जैसे मान लो अगर इसी कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है और बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस को ऑफर कर रहा है, दैट मींस हमें कहेंगे उसका रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, द अपोजिशन ऑफ करंट, ठीक है, द अपोजिशन ऑफ करंट थ्रू अ कंडक्टर, is called electric resistance, या रेजिस्टेंस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, या रेजिस्टेंस भी कहेंगे। क्लियर। तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जिससे वो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने का अपोज करेगा, उस प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर को हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, द अपोजिशन ऑफ, दैट मींस कि द अपोजिशन ऑफ करंट थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस। ठीक है, और रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करता है किससे, कैपिटल आर से, और इसका जो फॉर्मूला होता है अभी पढ़ा हमने ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, आर इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आई होता है। ठीक है, आर क्या हुआ आपका, आर हुआ पोटेंशियल डिफरेंस और आई क्या हुआ, अमाउंट ऑफ करंट। क्लियर। तो अमाउंट क्या हुआ, तो आई क्या हुआ, अमाउंट ऑफ करंट। तो यहाँ से हम देखो आर की अगर यूनिट फाइंड करेंगे तो इसकी यूनिट क्या होगी, देखो पोटेंशियल डिफरेंस की होती है वोल्ट और करंट की क्या होती है, एम्पियर, और वोल्ट पर एम्पियर को हम क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कुछ इस तरीके से करते हैं और इसको पढ़ते हैं ओम। क्या पढ़ते हैं इसको, ओम पढ़ते हैं, हेडफोन जैसा बना हुआ है। ठीक है, हेडफोन की तरह लग रहा है। ठीक है, और जिसको हम क्या पढ़ते हैं, ओम पढ़ते हैं। ठीक, तो यूनिट क्या हुआ इसकी, ओम बोलेंगे। ठीक, नाउ नेक्स्ट हम देखिए रेजिस्टेंस की। देखो रेजिस्टेंस, अगर देखो नाउ हम ये करेंगे रेजिस्टेंस के बेस पर मटेरियल्स को हमने कर रखा है 3 पार्ट में डिवाइड करा हुआ होता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की वजह से हमने जो मटेरियल्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा होता है वो होता है हमारे, सबसे पहले होता है कंडक्टर्स, और सेकंड आएंगे हमारे इंसुलेटर्स, और थर्ड आएंगे हमारे सेमीकंडक्टर्स। क्लियर है। कंडक्टर से क्या हुए, हमारे कंडक्टर्स वो मटेरियल हुए जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, इजीली पास हो जाएगा। दैट मीन्स कि वो मटेरियल जिनमें इलेक्ट्रिक करंट का अपोजिशन अप्रोक्सीमेट लगभग 0 के आसपास होगा, या वे मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट का बहुत कम अपोज करेंगे या जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट इजीली पास हो जाएगा, उनको हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर से बोलेंगे। और इंसुलेटर क्या होंगे, ऐसे मटेरियल जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा। दैट मीन्स क्या, अगर इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा तो दैट मीन्स उसका मतलब ये हुआ कि वो मटेरियल इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने में बहुत ज़्यादा करेंगे, अपोजिशन क्रिएट करेंगे। तो ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने में बहुत अपोज क्रिएट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर से बोलते हैं। तो कंडक्टर से क्या हुआ, देखो कंडक्टर से जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इजीली पास हो जाता है। जैसे देखो कॉपर हुआ है ना, कॉपर हुआ और सिल्वर हुआ और एल्यूमिनियम हुआ। तो ऐसे मटेरियल क्या हुआ, इनके रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, बहुत कम होती है। किसके लिए, कॉपर, सिल्वर और एल्यूमिनियम के लिए।
तभी तो हमारे घर में जो वायर्स बने होते हैं किसके बने होते हैं, कॉपर के बने हुए होते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, इनके रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स या गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट जो इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर में से क्या होता है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस क्या करेंगे, ऑफर करेंगे, दैट मींस कि इनमें से करंट पास ही नहीं होगा, बिल्कुल भी करंट पास नहीं होगा। तो इंसुलेटर के अंदर जो हमारे एग्जांपल आएंगे वो आएगा हमारा प्लास्टिक, है ना, प्लास्टिक में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट बिल्कुल भी क्या होता है, फ्लो नहीं होता है, या वैक्स भी तो आता है भाई, मोम में भी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, ग्लास, तो ऐसे मटेरियल, ग्लास भी लिख सकते हैं, है ना, कांच की बात कर रहा हूं मैं, ग्लास, तो ऐसे मटेरियल जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा, दैट मीन्स जिनमें करंट नहीं लगता है, उनको हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर से बोलेंगे, और इंसुलेटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। नेक्स्ट आएंगे हमारे सेमीकंडक्टर से। तो सेमीकंडक्टर हमारे ऐसे मटेरियल होंगे जिनकी कंडक्टिविटी लाई करेगी कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में लाई करेगी, दैट मीन्स जो ना तो पूरी तरीके से कंडक्टर होंगे और ना ही पूरी तरीके से क्या होंगे, इंसुलेटर्स होंगे, ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। दैट मीन्स कि जिनकी कंडक्टिविटी होगी इसके इंसुलेटर और कंडक्टर्स के बीच में लाई करेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, सेमीकंडक्टर से बोलेंगे। ठीक है। बाकी सेमीकंडक्टर के बारे में हम आगे वीडियोज में पढ़ेंगे। तो सेमीकंडक्टर हमारे पास दो होते हैं, एक होता है सिलिकॉन और एक क्या होता है, जर्मेनियम। ठीक है। तो सेमीकंडक्टर तुम्हारे क्या हुए, सेमीकंडक्टर क्या हुए, वो मटेरियल जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करेगी, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, सेमीकंडक्टर बोलेंगे। दैट मीन्स कि इनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा भी नहीं होगा और बहुत कम भी नहीं होगा, मतलब बीच में होगा, ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर से बोलते हैं। क्लियर। देखो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है। जैसे मान लो आपके पास एक कंडक्टर है, ये एक वायर हो गया, ठीक है, ये एक वायर हो गया और जिसकी लेंथ हमारे पास क्या है, L है, और ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखो किसी वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, ये वाला पार्ट जो है इसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। तो ये इसका क्या हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और जब भी किसी वायर के लिए, कंडक्टर के लिए आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करी जाएगी तो हमेशा निकालेंगे A = πr²। ठीक है। और A = पाई, आर का मतलब क्या हुआ, डायमीटर, डायमीटर के हाफ का स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगी, यहाँ पर एरिया हो जाएगी। एरिया की बात करेंगे, दैट मीन्स हम किसी कंडक्टर के थिकनेस की बात करेंगे। क्लियर है। देखो जैसे अगर कोई कंडक्टर बहुत ज़्यादा थिक है, ठीक है, अगर कंडक्टर बहुत ज़्यादा थिक है तो दैट मीन्स कि उसकी एरिया क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। और कंडक्टर अगर बहुत पतला है, थिन है, तो दैट मीन्स उसकी एरिया क्या होगी, बहुत कम होगी। तो दैट मीन्स हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक क्या है कि किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कहे तो उसमें जब करंट फ्लो हो रहा होगा तो रेजिस्टेंस होगा वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा। ठीक। तो सबसे पहले जो हमारा इसमें आएगा, रेजिस्टेंस जो होता है किसी कंडक्टर का, वो डिपेंड करता है उसकी लेंथ L पर। दैट मीन्स कि अगर आप लेंथ को बढ़ाते जाएंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, बढ़ते जाएगी, और अगर आप लेंथ को कम करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कम हो जाएगी। क्लियर है। दैट मीन्स क्या होगा, लेंथ का मतलब क्या होगी, लेंथ को बढ़ाते जाओ रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, लेंथ कम करेगी रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहला फैक्टर। सेकंड फैक्टर जो होता है, रेजिस्टेंस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1/एरिया के। एरिया की कहूँ तो मैं दैट मीन्स एरिया को हम बोल सकते हैं, थिकनेस ही बोल सकते हैं। तो किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसके थिकनेस की क्या होता है, इनवर्सली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स क्या होगा कि अगर आप एरिया को बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अगर आप एरिया को कम करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। दैट मीन्स ये समझिए, अगर वायर बहुत मोटा है, बहुत थिक वायर है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्या होंगे, इजीली पास हो जाएंगे, उनकी वजह से कोलिजन क्या होगा, बहुत कम होगा। अगर कोलिजन बहुत कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इजीली पास करेंगे। सेम में अगर एरिया बहुत कम है, अगर हमने बहुत पतला वायर लिया है, अगर एरिया बहुत कम है तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बहुत ज़्यादा, उनके बीच में क्या होगा, कोलिजन होगा, वो टकराएंगे, और अगर कोलिजन होगा तो उनके बीच में क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। इससे जो रेजिस्टेंस होता है वो एरिया के या थिकनेस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक। थर्ड जो फैक्टर आएगा आपका, रेजिस्टेंस आपका जो डिपेंड करता है किसी भी कंडक्टर या किसी मटेरियल के लिए, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे। किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे। अब नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब क्या हुआ, देखो अभी मैंने बताया कि हमारे पास कुछ जो एलिमेंट होते हैं, कुछ जो मटेरियल होता है वो कंडक्टर होते हैं, कुछ इंसुलेटर होते हैं, कुछ क्या होता है, सेमीकंडक्टर होते हैं। तो अलग अलग मटेरियल के लिए जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो जो सिल्वर होता है, Ag, सिल्वर को हम बोलते हैं बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। दैट मीन्स कि सिल्वर का रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत कम होगा। जबकि हम जो अपने घरों में कौन से वायर को यूज करते हैं, हमारे घर में जो वायर बनी होती है किसकी बनी होती है, कॉपर की बनी होती है, क्योंकि जो सिल्वर है वो क्या होगा, बहुत महंगा है, भाई सिल्वर के वायर बना देंगे, है ना। इससे हम किसके वायर बनाते हैं, कॉपर का। तो कॉपर का रेजिस्टेंस क्या होता है, एज कम्पेयर टू सिल्वर थोड़ा सा क्या होता है, ज़्यादा होता है,
बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं एज कम्पेयर टू, थोड़ा सा क्या होता है, ज़्यादा होता है। सिमिलरली अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस क्या होता है, कुछ ज़्यादा होता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी मटेरियल का या कंडक्टर का, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे, क्योंकि अलग अलग मटेरियल के रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। इसके बाद जो फोर्थ हमारा फैक्टर आएगा, फोर्थ फैक्टर आएगा हमारा जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का, वो डिपेंड करता है उनके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। दैट मीन्स कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस में भी क्या होगा, कुछ ना कुछ चेंज आएगा। अगर मैं बात करूं कंडक्टर की या प्योर मेटल्स की, ठीक है, कंडक्टर या प्योर मेटल्स की बात करूं तो इनमें क्या होता है, जब भी आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, जब भी आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इनका रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है, बढ़ता है, और जब आप टेम्परेचर को कम करेंगे तो इनका रेजिस्टेंस भी क्या होता है, कम हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंडक्टर या प्योर मेटल्स में जितना आप टेम्परेचर को लगातार बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, इनका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, देखो कंडक्टर के अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, रेगुलर बढ़ते जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनका मोशन क्या होगा, बहुत फास्ट होने लगेगा, और अगर मोशन बहुत फास्ट होगा तो उनकी वजह से कोलिजन क्या होगा, बहुत जल्दी कोलिजन होगा, और कोलिजन ज़्यादा जल्दी होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, बढ़ते जाएगी। तो इसलिए क्या होता है, कंडक्टर्स के मेटल्स में जब भी आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज बढ़ते जाती है। ठीक है, तो ये आपके चार फैक्टर हैं जिन पर क्या होता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है कि जो आर डिपेंड करता है आपका लेंथ पे, कैसे डिपेंड करता है मैंने बता दिया। सेकंड जो फैक्टर है, आर डिपेंड करेगा आपका थिकनेस पे, या हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। जब किसी कंडक्टर के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात आएगी तो आप क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर लेंगे। ठीक, थर्ड जो फैक्टर आता है, आर डिपेंड करता है आपको किस पर, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। और लास्ट जो फैक्टर है आपका, आर डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर ऑफ मटेरियल पे, कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर है, तो नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट और लास्ट जो टॉपिक है हमारा इस वीडियो लेक्चर का, वो है हमारा रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं रो, आरएचओ पढ़ते हैं इसको, और रिप्रेजेंट करते हैं इसको इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं रो को। अब रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी भी किसी मटेरियल या किसी कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा, वैसे एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो रेजिस्टेंस है किसी कंडक्टर को किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, पहला फैक्टर, और दूसरा जो रेजिस्टेंस है किस पे डिपेंड करता है, 1 एरिया पे। दैट मीन्स की थिकनेस ऑफ कंडक्टर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, अब क्या होगा, जब इन दोनों फैक्टर को हम यहाँ से कॉम्बाइन करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, L/A आ जाएगा। अब अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाऊंगा तो हमें क्या मिलेगा, एक नया कांस्टेंट मिलेगा, और कांस्टेंट क्या होगा हमारा, R इक्वल टू रो इंटू L/A। तो जो नया हमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मिला, उस कांस्टेंट को ही हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं, या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, ये जो R रो आया इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, या इसका दूसरा नेम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से मैं रो के लिए फॉर्मूला फाइंड करूंगा तो रो इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, R इंटू ए अपॉन क्या आ जाएगा, L। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी हो जाएगी, जिसका फॉर्मूला क्या आया, रो इक्वल टू आया RA/L। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिससे एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां पर आपको हर एक सिंबल की मीनिंग बताओ। ठीक है, जो रो होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, R जो होता है आपका रेजिस्टेंस हो गया, A क्या हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या L, और L क्या होगा, L हुआ हमारा लेंथ। ठीक है, अब रो के लिए कुछ खास बात बोलना है, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसकी यूनिट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यूनिट क्या होगी, देखो R की यूनिट क्या होती है, ओम, एरिया की यूनिट क्या होती है भाई, मीटर स्क्वायर, और लेंथ की क्या होगी, मीटर। तो मीटर से मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो इसकी यूनिट क्या आई, ओम इंटू मीटर। ठीक है, अगर नेक्स्ट हम रेजिस्टिविटी की बात करेंगे, किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो रेजिस्टिविटी किसी भी कंडक्टर की उसके लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है, और ना ही रेजिस्टिविटी उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी केवल और केवल डिपेंड करती है आपकी नेचर ऑफ मटेरियल पे। किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। दैट मीन्स कि अलग अलग मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। नेक्स्ट जो रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे सेम उसी तरीके से डिपेंड करती है जैसे रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। देखो, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है, बढ़ता है, और अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगी आपकी, बढ़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो हर कंडक्टर के लिए अलग अलग मटेरियल के लिए क्या होती है, अलग अलग होती है। अगर हम नेक्स्ट में रेजिस्टिविटी के अंदर बात करें तो रेजिस्टिविटी जो होती है आपकी, एलॉय की जो रेजिस्टिविटी होती है, एलॉयज की रेजिस्टिविटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, वेरी हाई होती है एलॉय की रेजिस्टिविटी।
और एलॉय की रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम एलॉय का यूज़ करते हैं हीटिंग एलिमेंट में, इनका यूज़ करते हैं हीटिंग एलिमेंट बनाने में। किसका यूज़ करेंगे? एलॉय का यूज़ करेंगे। और जो सबसे ज़्यादा बार हम यूज़ करते हैं किसी एलॉय का, वो है हमारा नाइक्रोम। नाइक्रोम जो है हमारा एक ऐसा एलॉय है जिसका जो रेजिस्टिविटी होती है क्या होती है? बहुत हाई होती है, जिसका यूज़ हम हीटिंग फिलामेंट में करते हैं, या जो इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं या इलेक्ट्रिक टोस्टर होते हैं या पानी गर्म करने वाला जो हमारे घर में रॉड होता है या गीज़र होता है, तो उसके अंदर क्या होती है? हम नाइक्रोम की रॉड का यूज़ करते हैं। और नाइक्रोम की रॉड का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि नाइक्रोम का जो रेजिस्टिविटी होती है उसकी क्या होती है? बहुत हाई होती है। क्लियर है? तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।